दो हिस्सों की बजाय एक हिस्सा क्यों नहीं है, या तो 1200 वाट हो या फिर 1800 वाट। तो ऐसा क्यों है कि ये दो हिस्सों में पावर। दोस्तों ये जो मोटर की ताकत होती है इसको दो हिस्सों में मापा जाता है। यहाँ पर साउंड का जो मसला है वो तो आता ही आता है, यहाँ पर उसकी मोटर जो है वो शोर करती है अगर उसके अंदर साइन वेव कंट्रोलर नहीं होगा। एनालॉग कंट्रोलर क्या करेगा कि करंट को झटकों से मोटर को जो है वो प्रोवाइड करेगा, स्मूथ नहीं करेगा, तो उससे उसके जो मैग्नेट हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे। यहाँ पर बेशक आप BLDC मोटर लगा ले, कोई भी आप अच्छी मोटर लगा ले, वो जल्दी खराब हो जाएगी अगर आपका कंट्रोलर अच्छा नहीं होगा। बैटरी की जो पावर है 70 वोल्ट 30 एम्पियर। मैंने आपसे पहले कहा था अगर आपने टॉप स्पीड देखनी हो तो आप वोल्ट को देखेंगे, और सेकंड नंबर पर अगर आपने रेंज देखनी हो तो आप एम्पियर को देखेंगे। दो चीज़ों को देखते हुए आपने रेस कितनी दी है या सड़क पर जो है वो रेजिस्टेंस या रुकावट कितनी है। ये कि अगर आप मसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आपकी बाइक शुरू में तो बिल्कुल एक्सेलरेट कर कर ऊपर चढ़ेगी, लेकिन जब दरमियान में पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है फ्लाईओवर लंबा है तो वहां पर स्कूटी आपकी स्लो हो जाएगी, यानी नॉमिनल पावर रेटेड पावर पर आ जाएगी वहां पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कूटी की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं, यानी इसकी मोटर कौन सी है, इसकी बैटरी कौन सी है, जो इसकी मोटर है उसकी क्या पावर है, कितनी पीक पावर पर जाएगी, बैटरी की रेंज कितनी है, लाइफ कितनी है, कंट्रोलर है वो एनालॉग है या फिर साइन वेव है, इसका जो चार्जर है वो कितने घंटे में बैटरी को जो है वो फुल कर देगा। वो आपको जितने भी स्पेक्स हैं मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो टेक्निकली तौर पर समझाऊंगा। तो उसके बाद आप कोई भी कंपनी है उसकी जब स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इसका मोटर की पावर है वो कितनी है, ये किस हद तक जो है वो काम करेगी, और इसी के साथ साथ जो बैटरी है उसकी रेंज क्या होगी, मोटर के हिसाब से टॉप स्पीड क्या होगी। और मैं आपको इस चीज़ का गारंटी से कहता हूँ अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो के एंड में आप ज़रूर इस काबिल होंगे कि आप किसी भी मॉडल के स्पेक्स जो हैं उनसे वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि इस मोटर की पावर क्या है, किस हिसाब से ये चलेगी। तमाम चीज़ें जो आपको शोरूम वाले बताते हैं वो आप खुद ही पहले ही समझ चुके होंगे। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी क्राउन वर्सेस जाडिया, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पर लाजमी वीडियो बनाऊंगा कि इनके मॉडल्स कौन कौन से अच्छे हैं और इनके मॉडल्स की स्पेक्स क्या हैं। वीडियो में जो है वो क्राउन कंपनी के कुछ मॉडल्स बताऊंगा, लेकिन मेरा जो फोकस होगा वो होगा स्पेक्स टेक्निकली तौर पर किस तरह से देखा जाता है। क्राउन कंपनी की फायरफ्लाई मॉडल, जिस मॉडल की जो स्पेक्स है वो मैं आपको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूँगा। मैं इस मॉडल की आपको समझा दूंगा, बाकी मॉडल की सिर्फ स्पेक्स ही आपको बताऊँगा, वो आप खुद ही समझ जाएंगे बैटरी को। अब दोस्तों जो इसकी बैटरी है लिथियम आयरन फास्फेट यानी LiFePO4 इसकी बैटरी है। अब इसकी बैटरी की जो पावर है 70 वोल्ट 30 एम्पियर। मैंने आपसे पहले कहा था अगर आपने टॉप स्पीड देखनी हो तो आप वोल्ट को देखेंगे, और सेकंड नंबर पर अगर आपने रेंज देखनी हो तो आप एम्पियर को देखेंगे। अब इसके जो एम्पियर हैं 30 एम्पियर है, यानी मिनिमम 20 एम्पियर भी आती है, 20 30 40 और 60। तो इस हिसाब से इसकी पावर मिड रेंज है, यानी मॉडरेट है, दरमियानी इसकी पावर है, तो ये बैटरी अच्छी है, इसकी स्पीड भी अच्छी होगी। अब इसकी अगर हम बात करें टॉप स्पीड की तो इसकी टॉप स्पीड तकरीबन 65 किलोमीटर इसकी टॉप स्पीड है। इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर तक जाती है, क्योंकि रेंज मैंने आपको बताया था कि वो एम्पियर पर ही बेस करती है। इस तरह से मैंने एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बैटरी की स्पेक्स को अगर आपने पढ़ना हो तो वो मैंने फार्मूला भी बताया था कि आप किस तरह से इस चीज़ का आइडिया लगाएंगे कि इसकी बैटरी की पावर क्या है और ये किस तरह से उस रेंज को जो है वो जस्टिफाई करती भी है या नहीं। तो यहाँ पर ये इसकी जो रेंज और टॉप स्पीड बताई गई है उस हिसाब से ये बैटरी जस्टिफाइड है, इसमें किसी किस्म का झूठ आपके साथ नहीं बोला जा रहा। सेकंड नंबर पे जो है वो है दोस्तों मोटर। फायरफ्लाई मॉडल में वो दी जाती है 1200 से 1800 वाट तक, कि ये जो पावर है ये दो हिस्सों में है, यानी 1200 से 1800 वाट। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की दुनिया में ये एक अहम पहलू है, यानी ये जो पावर है ये दो हिस्सों की बजाय एक हिस्सा क्यों नहीं है, या तो 1200 वाट हो या फिर 1800 वाट। तो ऐसा क्यों है कि ये दो हिस्सों में पावर। दोस्तों ये जो मोटर की ताकत होती है इसको दो हिस्सों में मापा जाता है। पहले वो होती है रेटेड पावर यानी नॉमिनल पावर, दूसरी जो होती है वो होती है दोस्तों इसकी पीक पावर। अब जो इसकी रेटेड पावर है वो तो है 1200 वाट, परमानेंट इसकी पावर है जिस पर ये मोटर बगैर गर्म हुए या फिर जले मसलसल चल सकती है। जो इसकी पीक पावर है आर्जी पावर होती है, ये मुस्तकिल नहीं होती, ये कुछ वक्त के लिए पावर इस्तेमाल होती है। अब ये कहाँ इस्तेमाल होती है दोस्तों, ये वो पावर होती है जब आप बाइक को रेट देते हैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए या फिर आप चढ़ाई वगैरह पर चढ़ते हैं, तो तब ये पावर इस्तेमाल होती है। तो ये कुछ वक्त के लिए पावर होती है, कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए ये पावर इस्तेमाल होती है ताकि आप गाड़ी को ओवरटेक कर लें या फिर आप चढ़ाई पर चढ़ जाएं। अब यहाँ पर जो
सवाल जो एक आम इंसान के जहन में आएगा कि अगर हम फुल एक्सेलरेट देंगे तो हमारी जो मोटर है वो 1800 वाट पर जो है वो मसलसल चलती रहेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम शुरू होता है कंट्रोलर FOC का, यानी ये एक ब्रेन का काम करता है। ये कंट्रोलर मैं आपको बताता हूँ कि कंट्रोलर कितना बेस करता है किसी भी स्कूटी के जो मॉडल्स होते हैं। मोटर को कैसे पता चलता है कि उसने 1200 वाट पर ऑपरेट करना है या फिर 1800 वाट पर। तो यहाँ पर मोटर खुद कैसे फैसला करती है? दोस्तों मोटर खुद फैसला नहीं करती, यहाँ पर इसका कंट्रोलर फैसला करता है दो चीज़ों को देखते हुए। आपने रेस कितनी दी है या सड़क पर जो है वो रेजिस्टेंस या रुकावट कितनी है। अगर आप एक नॉर्मल सड़क पर जा रहे हैं जिस पर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और आप सिंगल पर्सन है तो वहां पर जो है वो मोटर को टायर को घुमाने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। तो वहां पर मोटर जो है वो 1500 वाट पर इजीली ऑपरेट करती है और आप जो भी रेस देते हैं उसको वो इजीली अचीव कर देती है उसी पावर के ऊपर ही। अगर आप किसी चढ़ाई पर चढ़ते हैं वहां पर जो वो उसकी मोटर है वो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा होता है, वहां पर मोटर जो है वो चंद सेकंड्स या मिनट्स के लिए उस पावर को अचीव करती है ताकि आप जो भी चढ़ाई या फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं उसको आप अबूर कर लें। पीक पावर पर मोटर कैसे काम करती है? दो ही सूरतों में पीक पावर पर मोटर काम करती है। पहली सूरत वो कि जब आप 0 से फुल एक्सेलरेशन दे देते हैं, यानी 0 से हाई एक्सेलरेट दे देते हैं, यानी आपको ज़्यादा स्पीड के लिए अचानक से ही 0 से फुल एक्सेलरेट देते हैं तो वहाँ पर मोटर चंद सेकंड्स के लिए पीक पावर को अचीव करती है ताकि आपने जो अचानक से 0 से हाई एक्सेलरेट किया है यानी उसको अचीव करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो वहाँ पर जो कंट्रोलर होता है वो बैटरी से तेज़ी से करंट लेकर मोटर को देता है ताकि मोटर पीक पावर को अचीव करके आपको वो रेस चंद ही मिनट्स के अंदर अंदर अचीव हो जाए। सेकंड नंबर पर होता है चढ़ाई के ऊपर। जब आप किसी चढ़ाई वगैरह पर चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है वो मोटर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है पहिए को घुमाने के लिए। तो वहाँ पर 1200 वाट इनफ नहीं होते, वहाँ पर मोटर को पीक पावर दी जाती है जो बाइक है वो इजीली चढ़ाई या फ्लाईओवर को अबूर कर सके। अब यहाँ पर पहला सवाल वो ये, अगर आप फुल एक्सेलरेट देंगे एक नॉर्मल सड़क पर जो है वो मसलसल 2200 वाट पर चलती रहेगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप नॉर्मल सड़क पर होंगे वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, मोटर को टायर को घुमाने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर दोस्तों जो है मोटर उसकी नॉमिनल यानी रेटेड पावर पर ही काम करेगी। लेकिन जैसे ही आप चढ़ाई वगैरह चढ़ेंगे, यानी आप चढ़ाई वगैरह चढ़ते हैं या आपकी बाइक पर वजन है, मोटर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ा है, तो वहाँ पर वो पीक पावर पर काम करेगी। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये कि अगर हम मसलसल चढ़ाई चढ़ते हैं या मसलसल हमारी बाइक पर वजन है और वो मोटर को जोर लगाना पड़ रहा है पीक पर, तो क्या वो मसलसल पीक पावर पर काम करेगी? तो यहीं पर काम शुरू होता है कंट्रोलर FOC और BMS सिस्टम का। जब आप मसलसल चढ़ाई चढ़ते हैं या फिर आप बाइक पर ज़्यादा वजन होता है तो वहाँ पर मोटर को जब ज़्यादा जोर लगाती है तो उसकी जो कॉपर वायर्स हैं वो गर्म हो जाती है जिन्हें स्टेटर कहा जाता है, तो वो गर्म हो जाती हैं। अब वहाँ पर BMS सिस्टम, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये इस चीज़ को देखता है कि थर्मल प्रोटेक्शन, यानी वो थर्मल प्रोटेक्शन उसके अंदर होती है BMS सिस्टम में, वो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि भाई इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर वो हाई करंट जो बैटरी से कंट्रोलर दे रहा था उसको कट ऑफ करवाकर उसको नॉमिनल पावर यानी रेटेड पावर पर ले आता है। यानी ये कि अगर आप मसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आपकी बाइक शुरू में तो बिल्कुल एक्सेलरेट कर ऊपर चढ़ेगी, लेकिन जब दरमियान में पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है फ्लाईओवर लंबा है तो वहाँ पर स्कूटी आपकी स्लो हो जाएगी, यानी नॉमिनल पावर रेटेड पावर पर आ जाएगी। वहाँ पर आपको वज़न कम करना पड़ेगा, हो सकता है आपको पैदल उतर कर भी स्कूटी को ऊपर लेकर जाना पड़े, क्यों ना कि इतनी ज़्यादा टाइम तक जो है वो बाइक कभी भी पीक पावर पर नहीं चलती। और इसी तरह अगर आपने वज़न दिया हुआ है, सड़क बिल्कुल सीधी है, तब भी आपकी पावर बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी आस्ते आस्ते। शुरू में अगर आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो बाद में वो स्पीड स्लो हो जाएगी और आपको आस्ते आस्ते चलना पड़ेगा। ये मोटर की पावर तो मैंने आपको बता दी 1200 वाट। तो सेकंड नंबर पर जो कंपनी क्लेम करती है वो होती है BLDC, ब्रशलेस BLDC मोटर। अब ये ब्रशलेस BLDC क्या है दोस्तों? ब्रशलेस BLDC का मतलब ये है कि जो पुरानी मोटर्स होती थी उनमें करंट को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए पहिए तक जो है वो ब्रशेस का, यानी छोटे कार्बन के 2 टुकड़े, आपने अक्सर पुराने पंखे या ग्राइंडर वगैरह देखे होंगे, उनमें वो कार्बन दिए जाते थे। कार्बन के 2 छोटे टुकड़े होते थे जो रगड़ पैदा करते थे और करंट को आगे मुंतकिल करते थे। वो कार्बन ग्रेफाइट के बने होते थे, तो वो वक्त के साथ गिर जाते थे, चिंगारियाँ पैदा करते थे और शोर पैदा करते थे। अब ये BLDC का मतलब ये है कि इसके अंदर कार्बन का सिस्टम, ये जो ब्रशेस हैं जिन्हें ब्रशेस कहा जाता था वो ख़त्म कर देंगे, ये ब्रशलेस हो गई है। अब इसके अंदर ये ब्रशेस यानी ये कार्बन नहीं है। अब जाहिर सी बात है इसमें कार्बन नहीं है तो ये खामोश मोटर होगी, इसमें किसी किस्म का शोर जो है वो नहीं होगा। ये काम कैसे करती है? इसके अंदर 2 ही हिस्से होते हैं। एक तो होता है दोस्तों इसका स्टेटर वो हिस्सा है जिसके अंदर जो है वो कॉपर की वाइंडिंग हुई होती है, कॉपर की, जिसके अंदर करंट आता है कंट्रोलर बैटरी से
जो है वो करंट आता है। उसके बाद होता है इसका रोटेटर। रोटेटर वो होता है यानी जो इसका पहिया होता है, पहिए के रिम के साथ परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, यानी ये मैग्नेट उसके साथ परमानेंट लगाए जाते हैं। मैग्नेट ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये क्या करता है, जब बैटरी से करंट कंट्रोलर के थ्रू पास होकर कॉपर कॉइल्स में आता है यानी स्टेटर में, तो ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब कंट्रोलर जो कि साइन वेव होता है, एक अच्छी क्वालिटी का होता है, इसके अंदर मोफिस्ट वगैरह ज़्यादा तादाद में लगे होते हैं, FOC इसका सिस्टम होता है। तो ये स्पीड से यानी विद इन सेकेंड्स ये करंट को धकेलता है, खींचता है, धकेलता है, खींचता है। तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो इन मैग्नेट्स को धकेलती है, जिससे पहिया जो है वो घूमता है। तो जैसे ही आप एक्सेलरेट ज़्यादा देते हैं उतनी ही स्पीड से मोफिस्ट ऐसा समझ लें, ये छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जहाँ से करंट गुजरता है साइन वेव होकर, एनालॉग नहीं साइन वेव। मैं वो भी आपको आगे जाकर बता देता हूँ। तो अब ये जो ब्रशलेस मोटर होती है, इसके अंदर ये सिस्टम होता है, जिस तरह से ये टेक्निकल तौर पर ये काम करती है। इसको दूसरे अल्फाज में ये मेंटेनेंस लेस मोटर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर मैग्नेट हैं जो कभी ख़राब नहीं होते, कॉपर वाइंडिंग है जो नहीं जलती, क्योंकि इसके अंदर BMS सिस्टम होता है कंट्रोलर के साथ। तो इसको इसलिए मेंटेनेंस फ्री मोटर भी कहा जाता है। इसको आप साल साल खुलवाने की कोई टेंशन जो है वो नहीं होती। तो ब्रशलेस मोटर और पावर का मैंने आपको समझा दिया। तो इसका जो कंट्रोलर होता है वो तकरीबन 50 से 50 एम्पेयर का इसका कंट्रोलर होता है। इसका कंट्रोलर FOC सिस्टम होता है, साइन वेव होता है। साइन वेव या एनालॉग सिस्टम कंट्रोलर क्या होता है दोस्तों? साइन वेव ऐसे है कि करंट होता है बिल्कुल स्मूथ तरीके से गुजरता है। साइन वेव जो भी कंट्रोलर होगा उससे करंट जो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से गुजर कर मोटर को मिलेगा। तो इस पर मोटर को झटके वगैरह जो है वो महसूस नहीं होते, मोटर को झटका नहीं देता। मैं आपको साथ एक छोटी सी चीज़ बताता जाता हूँ कि आपके घर में टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ अगर बात आ ही गई है तो। वो ये है कि दोस्तों, आपके घर में जो लगा UPS है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब पंखा चल रहा होता है, बिजली होती है, लाइट होती है, जैसे ही बिजली जाती है तो उस पंखे का साउंड चेंज होता है जब UPS पर चलता है। तो वो इस वजह से साउंड चेंज होता है क्योंकि वो एनालॉग UPS होता है। अगर आपके घर में साइन वेव UPS होगा तो आपके पंखे का जो साउंड है कभी भी चेंज नहीं होगा। सेम इसी तरह स्कूटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साउंड का जो मसला है वो तो आता ही आता है। यहाँ पर उसकी मोटर जो है वो शोर करती है अगर उसके अंदर साइन वेव कंट्रोलर नहीं होगा। अब एनालॉग कंट्रोलर अगर होगा तो क्या होगा? एनालॉग कंट्रोलर क्या करेगा कि करंट को झटकों से मोटर को जो है वो प्रोवाइड करेगा, स्मूथ नहीं करेगा। तो उससे उसके जो मैग्नेट हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर बेशक आप BLDC मोटर लगा ले, कोई भी आप अच्छी मोटर लगा ले, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर आपका कंट्रोलर अच्छा नहीं होगा। तो वहाँ पर ये साइन वेव कंट्रोलर ही क्राउन कंपनी देती है, इस चीज़ की आप टेंशन ना लें। तो ये साइन वेव। अब एनालॉग क्या है? एनालॉग ये होता है कि एनालॉग करंट झटकों से देते हैं, मोटर जल्दी ख़राब हो जाती है और इसके साथ साथ मोटर की शोर होता है, ये भी उसकी दूसरी निशानी है। साइन वेव कंट्रोलर वाली मोटर खामोश होगी, स्कूटी सुकून से चलेगी, उसमें किसी किस्म की टेंशन जो है वो आपको नहीं होगी। कंट्रोलर ना, अब कैसे पता चलेगा? कंट्रोलर के अंदर दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, इसके अंदर मोफिस्ट होते हैं। मोफिस्ट वो छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जिनसे साइन वेव करंट बिल्कुल ही क्लियर होकर आगे पास होता है, यानी वो विद इन सेकेंड्स बंद होते हैं, खुलते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि वो धकेलता है और खींचता है करंट को, ताकि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जो मैग्नेट्स को धकेले और पहिया घूमे। जब मोफिस्ट की तादाद ज़्यादा होगी, रोलर जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसका अंदाज़ा आप आम अल्फाज में या सादा अल्फाज में अगर इसको मैं टेक्निकली बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो ही इसी मोफिस्ट पर ही ख़त्म नहीं होनी। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि कंट्रोलर जितना लंबाई में ज़्यादा होगा, आप समझ जाएँ कि ये कंट्रोलर उतना ही ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर उतने ही ज़्यादा मोफिस्ट हैं, यानी इसके अंदर मोफिस्ट की तादाद ज़्यादा है ताकि करंट प्योर साइन वेव होकर निकल सके। तो इसलिए कंट्रोलर की लंबाई ज़्यादा होगी तो आप समझ जाएं कंट्रोलर अच्छा है और प्योर साइन वेव है और ज़्यादा एफिशिएंसी है उसकी दूसरे साइन वेव कंट्रोलर की निस्बत। उसके बाद दोस्तों आ जाता है चार्जर। अब चार्जर जो है वो दोस्तों यहाँ पर दिया जाता है इस फायरफ्लाई मॉडल के अंदर, जो दिया है 72 वोल्ट 10 एम्पेयर का। तो ये स्कूटी 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये हमारे कितने यूनिट कंज्यूम करेगा तो आपने दुकानदार की बातों में नहीं आना, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। 72 वोल्ट और 10 एम्पेयर, 72 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 720 वाट। ये 720 वाट का आपका चार्जर है। अब ये फ़र्ज़ करें 5 घंटे चलते हैं तो आपने 720 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी इसका आंसर आएगा 3600। अब 3600 को आपने, अब यूनिट जो होते हैं वो किलोवाट आवर में होते हैं, अब 3600 इसका आ गया, आपके पास घंटे भी आ गए, वाट्स भी आ गए, तो आपने सिंपल इसको 1000 पर डिवाइड कर देना है। जैसे आप 1000 पर डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 3.6, यानी 3.5 यूनिट तकरीबन जो है वो आपके लगेंगे एक चार्ज के अंदर। तो आप इस तरह से खुद ही निकाल सकते हैं। अगर चार्जर जितना आगे पीछे होगा, फ़र्ज़ करें आपकी 8 घंटे में होती है तो आप 8 7 72 ज़रब 10
जो भी आंसर है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने घंटे चलेगा और उसको आप 1000 पे तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके कितने यूनिट्स लगे हैं। इस तरह से आपने दुकानदार की बातों पे नहीं आना कि वो कितने यूनिट्स हैं, इससे आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आप इन स्पेक्स को समझ लेंगे तो आपको किसी की बातों में या किसी की बातों पर यकीन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे स्पेक्स को रीड करके। मेरा मकसद था आपको टेक्निकली तौर पर इनके स्पेक्स को समझाना, जिसमें कंट्रोलर था, मोटर थी, चार्जर था और बैटरी थी। मैंने इन चीज़ों का आपको क्लियर कर दिया है। दोस्तों ये एक छोटी सी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आप इस तरह की मोर वीडियोस चाहते हैं विद इन टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए ताकि आप उनको आसानी से समझ भी सकें तो वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।